लिपि का मतलब क्या होता है? लिप्यन्ते इति लिपि, अर्थात जिसे लीपा जा सके, जिसे लीपा जा सके वो है लिपि। किसे लीपना है? हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि भाषा जो होती है मौखिक होती है, मुंह से निकलती है, दिखाई नहीं दे रही। तो वो जो अदृश्य अमूर्त भाषा है उसको हम जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से पेपर पर लीप देते हैं, लिख दे रहे हैं, वो बन जाती है लिपि। और भाषा की तरह लिपि का भी विकास काफ़ी पुराना है। ये अब जैसे हमने बात की थी कि भाषा और व्याकरण में कौन पहले आया, तो पहले भाषा आई फिर व्याकरण आया। ठीक ऐसे ही लिपि और भाषा की अगर हम बात करें तो उसमें भी पहले कौन आया है? भाषा आई है, उसके बाद उसकी लिपि आई है। इसलिए भाषा पहले मौखिक है, फिर वो लिखित रूप लेती है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो लिपि के रूप में मूलतः हमारे पास दो ही लिपियां थी, एक शिव लिपि और एक शिवालिपि। शिवलिपि और शिवालिपि। शिवलिपि कौन सी लिपि होती थी? जो ये जो बेस है, आधार, उस सरफेस में अल्फाबेट्स को ऊपर उभार कर लिखने की कला, शैली, वो क्या कहलाती थी? शिवलिपि। जैसे आपने मान लीजिए ऐसा ए लिखा देखा हो किसी बेस में से खोद कर और इसको उभार कर लिखा हो, ये शिवलिपि कहलाती है। और ठीक इसके विपरीत एक बेस में हम कुरेद कुरेद कर ए बना दें, जैसे बच्चे अधिकतर डेस्क पर अपना नाम लिख देते हैं किसी कंपास वगैरह से कुरेद कुरेद कर, किसी नुकीली चीज से, तो वो लिपि कहलाती है क्या? शिवालिपि। ये दो लिपियां चलती थी और ये लिपियां ही खास थी, इन्हें हम छू सकते थे, फील कर सकते थे और इसी के अंदर ही ताकत होती थी। लिपि में ताकत थी, तंत्र मंत्र इन्हीं में रचे बसे जाते थे। लेकिन अब जो हम जिस लिपि को पढ़ते हैं वो लिपि क्या है? क्योंकि पुस्तक में लिपि लिखी हो, हम उसे छूना चाहें, इसे न छू सकते हैं न फील कर सकते हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। तो ये जो आज की लिपि है इसको हम नपुंसक लिपि कहते हैं। शिवलिपि और शिवालिपि से तो जन्म होता है नई नई ताकतों का, शक्तियों का, मंत्रों का, तंत्रों का, लेकिन इस नपुंसक लिपि में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस लिपि को आज हम लिख पढ़ रहे हैं वो कैसी कहलाती है? नपुंसक लिपि कहलाती है। ये तो है एक सामान्य जनरल सी बात। अब बात करें इसी से आगे, लिपि की जब हम बात करते हैं तो इसके विकास की जो अवस्था है उसमें सबसे पहले हमें चित्रलिपि दिखाई देती है। चित्रलिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। और ये ध्वनि लिपि दो रूप में है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। अक्षरात्मक और वर्णात्मक दो प्रकार की लिपि हमारे पास दिखाई देती है। सबसे पहले चित्रलिपि थी। चित्रलिपि कहां से कहां की ओर लिखी जाती है? चित्रलिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। जैसे आप चाइनीज लैंग्वेज की बात करें, कोरियन लैंग्वेज की बात करें, जापानीज लैंग्वेज की बात करें, वो ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। ये जो इनकी लिपि है बेसिकली चित्रलिपि है। जब हम अपनी हिंदी की बात करते हैं तो हमारी हिंदी कहाँ लिखी जाती है? हम यहाँ से वहाँ की ओर लिख रहे हैं। यहाँ से वहाँ का मतलब क्या है? बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है हिंदी की जो लिपि है। कौन सी हिंदी की लिपि? देवनागरी, जिस पर चर्चा करेंगे। और वहीं उर्दू, जिसकी लिपि कौन सी है? फारसी, वो उधर से इधर की ओर लिखी जाती है यूं यूं करके, तो इसलिए वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो चित्र लिखी ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। तो ये जो डायरेक्शन है लिपियों की, ये भी कई बार जनरल क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कि कौन सी लिपि किस तरह से लिखी जाती है। तो चित्रलिपि ध्यान रखें, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। आजकल एक लिपि के रूप में आप देख रहे हैं, जब आप टिका देते हैं इमोजी, और इसके अतिरिक्त भी और प्रकार की होती है। ये क्या
कोई भाषा है तो इसको तो स्माइली नाम दिया, ये स्माइली है, केवल स्माइली सारी नहीं है, लेकिन ये अलग अलग भाव मुद्राओं वाले जो चेहरे हैं, हाथ हैं और भी बहुत सारे हैं, ये भी चित्रलिपि कहलाती है, क्योंकि इनको नाम दिया गया है क्या, इमोजी। ये सब इमोजी हैं। इमोजी एक बेसिकली जापानी शब्द है, ई प्लस मोजी। ई मतलब चित्र और मोजी मीन्स भाषा, चित्र भाषा। ये चित्र भाषा है। अभी तक इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, किस भाषा का शब्द है, इसमें किसका क्या मीनिंग है, अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन आ सकता है। ठीक है, जापानीज वर्ड है ये, वहीं की लैंग्वेज है। तो जनरल चीजें आपसे बात करेगा। चित्रलिपि स्टार्टिंग में थी हमारे पास, मैंने पहले भी दिखाया, चित्रलिपि के रूप में सूर्य बना दिया गया, व्यक्ति बना दिया गया, ऐसा ये चित्रलिपियां थी हमारी। मधुबनी आर्ट आप जो देखते हैं, मधुबनी आर्ट में भी जो रूप है वो बेसिकली एक प्रकार की लिपि ही है, चित्रलिपि है मधुबनी आर्ट, आज तक जीवित है। प्रतीक लिपि, सिंबल्स बना दिए जाते हैं कई बार, और उस प्रतीकों से पहचानते हैं कि इतिहासकार की यहाँ इस समय कौन सा शासक रहा होगा, तो प्रतीक चिन्ह के माध्यम से लिपि भी चलती थी। और फिर भाव लिपि, मैंने कहा था इनमें भाव झलकते नहीं है, ऐसी इमोजीज में भाव झलकने लगे तो इस तरह के रूप भी चले। और फिर ध्वनि लिपि जो मुख से निकलने के आधार पर क्रिएट की गई, वो अक्षरात्मक है और वर्णात्मक है, दोनों प्रकार की है। हिंदी की देवनागरी लिपि कैसी है, अक्षरात्मक है हिंदी की, और रोमन लिपि कैसी है, वो वर्णात्मक है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो ये एक मोटा रूप चित्रलिपि से हम अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि की ओर चले हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को हमने चिन्ह दे दिए हैं, और पहले ही बताया था कि भाषा के ये रूप सब कोड पर आधारित हैं, ध्वनि चिन्ह उसको प्रकट करने के लिए भरे। तो ये लिपि है। इसके बाद आगे की बात करें कि भारत की देवनागरी तक अभी पहुंचने से पहले हम जनरल लिपि की बात ही चल रही है अभी। अब अगर हम बात करें कि भारत में प्राचीन लिपियां कितनी हैं, तो 3 हैं। कौन कौन सी हैं 3 लिपियां? एक सिंधु घाटी की लिपि, एक है खरोष्ठी लिपि, एक है ब्राह्मी लिपि। ये 3 लिपियां हमें मिलती हैं। सिंधु घाटी की लिपि अधिकतर वही चित्रात्मक रूप में आपको देखने के लिए मिलती हैं, अभी भी बने हुए। खरोष्ठी लिपि, जिससे माना जाता है कि उर्दू का जन्म हुआ है, उर्दू भाषा जिसमें लिखी जाती है, यानी कौन सी, फारसी लिपि खरोष्ठी लिपि से निकली है। और जो हमारी हिंदी भाषा है जिसकी लिपि है क्या, देवनागरी, वो ब्राह्मी लिपि का ही रूप है। ये दोनों चीजें आपसे पूछ लेता है कई बार कि देवनागरी का जन्म किससे हुआ, ब्राह्मी से, और उर्दू का फारसी लिपि का जन्म किससे हुआ है, खरोष्ठी लिपि से। अभी आपको बताया ये ब्राह्मी लिपि या हिंदी कहाँ से लिखी जा रही है, यहाँ लेफ्ट टू राइट, और ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। इसके नामकरण के लिए कि किससे जन्म लिया, ये नाम कैसे पड़ा, ये सब आगे की बात है, अभी आगे करेंगे। तो मोटे तौर पर भारत की प्राचीन लिपियां पूछता है, अगर संख्या देता है 1 2 3 4, तो 3 पे टिक लगाइए, जिसमें चित्रात्मक रूप में थी, और ये 2 हमारे पास आज भी चल रही हैं। इससे आगे की बात करें, हमारे पास इसके नामकरण की, खरोष्ठी की अगर हम बात करते हैं तो इसके नामकरण को लेकर अलग अलग मत है कि खरोष्ठी शब्द कैसे बना होगा, लेकिन इसमें एक जो मूल संधि विच्छेद करके बनाया गया, खर प्लस उष्ट करके, खर मतलब उष्ट बना, फिर उससे बना ओष्ट, और उससे बना दिया फिर हिंदी में ऊंट। खर मतलब गधा, गधे के होंठ, अब हमने ओंठ भी नहीं बोलते, हम होंठ बोल देते हैं, ये जो परिवर्तन है। गधे का होंठ, अब गधे का होंठ कैसा होता है, इस तरीके का होता है। तो अधिकतर अल्फाबेट्स आपको ऐसे ही मिलते हैं फारसी में,
इसलिए इस लिपि का नामकरण गधे के होंठों की बनावट के आधार पर होने वाली लिपि होने के कारण इसका नाम खरोष्टी दिया गया होगा, ये माना गया है। राजबली पांडे ने माना है। कुछ लोगों ने माना चाइनीज के आधार पर खरोष्ट नाम का एक व्यक्ति था, उसके आधार पर इस लिपि का नामकरण पड़ा। चाइनीज जो डिक्शनरी है वो सब बताती है, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक दिखाई देता है। ऐसे ही ब्राह्मी लिपि के बारे में कहा जाता है कि ये भी कोई ब्रह्म नाम का एक व्यक्ति था, उसके नाम पर आधार पर पड़ी। कुछ व्यक्ति मानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुई है, इसलिए ब्राह्मी लिपि है, और वहीं से उस लिपि का नाम बदलते हुए यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, नामकरण के लिए अलग अलग मत है। यही ब्राह्मी लिपि एकदम से डायरेक्ट देवनागरी नहीं बनी, ब्राह्मी लिपि थी, गुप्त लिपि के रूप में कन्वर्ट हुई, कुटिल लिपि के रूप में कन्वर्ट हुई, नागरी के रूप में कन्वर्ट हुई, और फिर देवनागरी के रूप में कन्वर्ट हुई। ये नाम इसके यूं बदलते बदलते चले गए। गुप्त काल में गुप्त लिपि कहलाई, कुटिल तक नुकीली बनी होने के कारण ये कुटिल लिपि कहलाई। नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग होने के कारण, नगर में प्रयोग होने के कारण नागरी के नाम भी दिया गया। देवताओं की लिपि होने के कारण से देवनागरी भी नाम दिया गया। इस तरह करते हुए ब्राह्मी से वहां तक का देवनागरी तक का सफर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार ये जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी, ये दो हम क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों पढ़ते हैं भाषा, और वहीं पर दोनों की लिपियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने सुबह बात की थी कि हिंदी शब्द जो है ईरानी है, तो यही एक जो हमारे पास शब्द आया उर्दू, इसके बारे में भी जान लें। उर्दू जो है बेसिकली कोई भाषा नहीं थी पहले, उर्दू कई भाषाओं का मिश्रण थी। उर्दू ईरानी, अरबी, फारसी, तुर्की और पश्त, 5 भाषाओं का मिश्रण थी। और ये जो 5 भाषाएं हैं उनका मिश्रित रूप जो एक शैली बनी, भाषा का रूप, वो बना उर्दू। उर्दू का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछें, उर्दू का मतलब होता है छावनी, कैंट जिसे कहते हैं। कैंट एक ऐसी जगह होती है जहां सैनिक जो होते हैं विश्राम करते हैं और वहां बातें करते हैं। तो मुगलों के सेना में भी ऐसा ही था। मुगलों के सैनिकों में ईरानी भी थे, अरबी थे, फारसी थे, तुर्की और पश्त के लोग थे। सबकी जुबान एक दूसरे से मिलती जुलती थी। जैसे हमारे यहाँ पंजाबियों की, सिंधियों की और मुल्तानियों की मिलती जुलती जुबान है। इनके मिश्रण से जो पैदा हुई वो उसका नाम दिया गया उर्दू। उर्दू क्यों दिया गया? क्योंकि वो ये आपस में लोग बात करते थे कैंट में रहकर, उस छावनी में रहकर जो पैदा हुई इस भाषा का नाम दिया गया उर्दू। अगर आपसे पूछता उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तो ये भी हमें एक विशेष रूप से जानकारी रखनी पड़ेगी। हिंदी की तो पूछ लेता है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। क्लियर हुई यहाँ तक सारी बातें? तो अब इससे आगे हम अपनी जो लिपि है, मूल लिपि कौन सी? ब्राह्मी, उसकी भी एक बार बात कर लें। ब्राह्मी के नामकरण की मैंने बोला बात, कोई ब्रह्मा से ही मान रहा है, कोई ब्रह्म नामक व्यक्ति से मान रहा है। लेकिन ये जो ब्राह्मी है, इसके हमारे पास 2 रूप निकल कर आते हैं। एक दक्षिणी शैली निकल कर आती है इसकी, और एक उत्तरी शैली निकल कर आती है। दक्षिणी शैली वो है जिसमें हमारी दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनको लेखन की परंपरा चलती है। उसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये जो लिपियां हैं इनका विकास हुआ है, लिपियों का विकास हुआ है इनका। उत्तरी में मैंने अभी बताया गुप्त काल में थी, इसलिए गुप्त लिपि। फिर उसके बाद वो कुटिल लिपि, और कुटिल के बाद ये यहाँ आकर नागरी और देवनागरी में बढ़ गई। देवनागरी, और उसके पहला लेख चली शारदा लिपि। ठीक है, तो ये सारी जो है लिपि जो है, इसका ये ब्राह्मी का एक ड्रॉप लाइन मैंने आपके लिए बनाई है कि कैसे कैसे उसका विकास हुआ। उत्तर में अलग और दक्षिण में अलग, उसका नाम अलग भाषाओं का, इसका नाम अलग, देवनागरी तक पहुंचा है। देवनागरी का नाम के लिए मैंने पहले बताया, नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त हुई
इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, किसी ने माना। और ये भी माना कि नागर ब्राह्मण कौन थे, जो नग पर रहते थे। नग मतलब क्या होता है, नग मतलब होता है पर्वत, पर्वतों में जो रहते थे, पहाड़ों में जो रहते थे, उन ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण ये नागरी लिपि कहलाई। इसीलिए पहाड़ की जो भूमि है उसे देवभूमि कहा जाता है। वहीं पर ही जो ब्राह्मण थे, काव्यशास्त्र, हमारा भारतीय काव्यशास्त्र जब हम पढ़ेंगे आप देखेंगे कि पूरा भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य वहीं कश्मीर वगैरह सारे पहाड़ी इलाके के थे। तो नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग होने के कारण ये क्या कहलाई, नागरी कहलाई, और नागरी से फिर इसका नाम देवनागरी हो गया। अब अगर हम इस लिपि की अगर बात करते हैं तो इस लिपि की क्या विशेषता है, क्या खासियत है कि ये लिपि हमारी रोमन आदि और लिपियों से अलग होगी। एक ये चीज जानने की है